So, hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physics Academy। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए हैं आप लोगों के लिए जैम का बिल्कुल ही फ्री कोर्स फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री। 3 मंथ्स बिल्कुल फ्री कोर्स लाए हैं। ये क्रैश कोर्स नहीं है और ना ही हम ऐसा करेंगे कि एक दो लेक्चर्स करवा दिए उसके बाद फिर लेक्चर्स बंद कर दिए, ना ही कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आप लोग देख ही रहे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर शॉर्ट में पढ़ाना होता तो 7वें लेक्चर तक क्यों जाते हैं, अभी इसके बाद एक एक और लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा तो कंटेंट हम आपको बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस आपको करना क्या है, अगर आपने ठान ली है कि आपको जैम फोड़ना है, आपको आईआईटी में जाना है, तो बस तो आपको करना बस इतना है कि अगर ये फर्स्ट स्टेप आप ले चुके सक्सेस की, और सेकंड स्टेप आपको लेना है कि आपको फिजिकल अकेडमी में जुड़ जाना है। यहाँ पे आपके पास से कोई भी चार्ज लिया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 लेक्चर है उसमें से 5 लेक्चर आपको फ्री दे दिए और बाकी के 5 लेक्चर में आपके पास से कोई चार्ज ले रहे हैं। 3 मंथ्स का बिल्कुल फ्री कोर्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आपको ये करना है कि हमारे साथ हर वीडियो में जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जो है हमें आप ऐसा करोगे तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको और अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट देने में हमें भी थोड़ा हिम्मत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको ये सपोर्ट करना है। करेंगे क्या, हम कंटेंट हम देंगे, आपको याद करवाने वाले ट्रिक्स भी हम देंगे, सब कुछ हम करेंगे। बस आपको ये करना है कि जब भी वीडियो आए आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सारा पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको साथों साथ नोट्स बनाने हैं और आपको साथों साथ जैसे ही लेक्चर ओवर हो जाए इसका रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। रिवीजन मैं भी यहाँ पे आपको कराता रहूंगा, कंटेंट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उसकी कोई भी टेंशन लीजिएगा मत। ठीक है, तो बस अब ये ठान लीजिए कि आपको ना आईआईटी जाना है तो बस जाना है। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 7 में हम आए हैं और लेक्चर नंबर 6 का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एज यूजुअल। फटाफट से पेन और नोट लेके बैठ जाइए, पानी की बोतल लेके बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। ठीक है, और आंखों को बंद करने के बाद जरा बस मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको लास्ट लेक्चर का सारा रिवीजन कराता हूँ। प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 6 में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने रिवाइज किया था। हमने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसे कैसे ट्रेंड आ रहे हैं और कैसे कैसे एक्सेप्शन आ रहे हैं, और एक्सेप्शन कुछ एक्सेप्शन का रीजन था कि क्यों ऐसा एक्सेप्शन हो रहा है, कुछ का बस एक्सपेरिमेंटल हमने रिजल्ट याद रख लिया था। तो देखिए कि जैसे कि हमने देखा था कि ऑलवेज जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो उस पीरियड के नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंसेप्ट लग रहा था, पेनिट्रेशन इफेक्ट का कंसेप्ट लग रहा था, और हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि जो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हम उतनी एनर्जी दे दे जितनी एनर्जी से वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही एटम आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी दी गई उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। इसके बाद हमने ये जो ट्रेंड सारे देखे थे, फिर देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से नाइट्रोजन की ज्यादा हो रही है ऑक्सीजन से, हालांकि होना चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा नाइट्रोजन से। और ऐसे ही जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से बेरिलियम की ज्यादा हो रही है बोरोन से, होनी चाहिए बोरोन की ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमने ट्रेंड देखे थे। फिर जो है हमने त्रिकर्णी देखा था, जो डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने में जो है कम होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन वो सिर्फ ग्रुप नंबर 3 में देखा जाता था, जो डी ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर 3 में देखा जाता था। उसके बाद ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक पूरा ही अलग था। उसमें से त्रिकर्णी यानी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, इन चार वाली सीरीज में, चार एलिमेंट्स वाली सीरीज में प्रॉपर ऑर्डर ये देखा जाता था कि ऊपर से नीचे जाते ही आयनाइजेशन एनर्जी घटने की जगह बढ़ रही थी, क्योंकि जेड इसका रीजन था कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है, और इनका डी ब्लॉक का जो है वो शील्डिंग भी लग रहा है। ठीक है, शील्डिंग भी लग रहा था। अच्छा, तो फिर ये ख्याल आया होगा ग्रुप नंबर 3 जो स्कैंडाइड वाला जो सीरीज है, ठीक है, उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ,
तो उसमें ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आ रहा, आखिरी ऐसा कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसके अंदर आ नहीं रहा जिसकी वजह से ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाए। और ये थोड़ा क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है, ठीक है, तो हमें मानना है, बस मान लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, वरना तो एक्सेप्शन में खुद एक्सेप्शन हो जाओगे, मैंने बताया था जैसे। फिर इसके बाद देखिए जरा कि हमें 5D की सीरीज जो होती है वो 3D और 4D से ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट की ज्यादा ही होती है, क्योंकि 5D सीरीज और 4D सीरीज का एक्टोपल एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है, और 5D सीरीज वालों का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो पुअर शील्डिंग की वजह से उनका जेड इफेक्टिव काफी बढ़ जाता है। इसके बाद हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था कि जो 13 ग्रुप है वो डब्ल्यू वाला ट्रेंड फॉलो कर रही थी, और उसी का इफेक्ट जो था डिकॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट लग रहा था 13 ग्रुप पे, और एफ ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट था, लेंथेनरी कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जो था वो 14 ग्रुप पे और 15 ग्रुप तक लग रहा था, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा देखा था कि एक दो क्वेश्चन किए थे हमने, और 3D सीरीज का ट्रेंड देखा था। अब 3D सीरीज का तो ट्रेंड देख लिया, 4D और 5D सीरीज का ट्रेंड देखना हमारा बाकी रह गया था। तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं। 4D सीरीज में किस तरह से ट्रेंड है ये देख लीजिए। मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में पे लिख देता हूँ, जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़नी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ ही रही है, लेकिन जब पैलेडियम पे आता है तो पैलेडियम तक बढ़ती है, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही 5D सीरीज में भी क्या होता है, लेंथेनम होता है, उसके बाद हॉफनियम आ जाता है, सिमिलरली सेम तरीके से बढ़ रही है बस, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पे इसकी कम हो जाती है, ठीक है, फिर वापस से फिर बढ़ने लगती है, फिर बढ़ने लगती है, इसकी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, फिर वापस से बढ़ने लगती है और बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखा गया है और यहाँ पे दो एक्सेप्शन देखे गए। नो रीजन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, बस याद कर लो, ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक है। एक और मैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आप जान लो। इसके बाद अगर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आपको कंपैरिजन का बोल दिया जाए कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करो, एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो ऑब्वियसली कुछ सोच के ही आपको देगा, ठीक है, कि आप कर पा रहे हो, ऐसे ही सवाल आपको देगा, ठीक है। इसी में एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं काफी हद तक, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन में दे रहा है तो उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये है कि पहले तो जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम, ये एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसको देने लगने वाली है। वो आप जरा ट्रेंड देख लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये जो है सेकेंड ग्रुप में, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में लिथियम होता है, सेकेंड ग्रुप में ये जो है ये सबसे ऊपर है, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी पूरे ग्रुप में। अब लेफ्ट टू राइट जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी बढ़ने की वजह से लेफ्ट टू राइट यानी लिथियम से भी ज्यादा बेरिलियम की होगी। तो यानी क्या हुआ, पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेरिलियम की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है, क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बोल रहे हैं कि आप बेरिलियम की एनर्जी आर्सेनिक से कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि एंटीमनी की से ज्यादा होती है बेरिलियम की, और उससे ज्यादा होती है आर्सेनिक की। कभी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर कंपैरिजन की बात आए तो आप इस रिजल्ट से आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर एक क्वेश्चन है, ये हम कर चुके थे। उसके बाद एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, बस आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कर दीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा भी मुश्किल नहीं है। का कैल्शियम है, जिंक है और गैलियम है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी बताइए आप जरा, तो आप जरा देखिए, जरा गौर कीजिए यहाँ पे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है भाई, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका इसका जो है, अब जरा देखेंगे तो
डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना, इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s2। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलने वाला है? एस में से। अंदर कौन भरा जा चुका है? डी। तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका एस तो पहले भर चुका होता है और इलेक्ट्रॉन निकलता भी एस से है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर वो होगा तो इसका मतलब है कि डी ब्लॉक भी भरा जा रहा है। अब डी ब्लॉक भरा जा रहा है तो ये सोच ले, ये तो पुअर शील्डिंग करता है, ये तो पुअर शील्डिंग करता है, और पुअर शील्डिंग करने की वजह से वो अपना 4s2 पे जेड इफेक्टिव जो है न्यूक्लियस का काफी हद तक बढ़ जाता है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो काफी बढ़ जाता है इन दोनों के कंपैरिजन में। क्योंकि आप जरा देखिए, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, और यहाँ पे कैल्शियम और जो गैलियम ये दोनों है, ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कैल्शियम की उससे ज्यादा होगी। और कैल्शियम की अगर ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो जरा आप देखिए, कैल्शियम की अगर ज्यादा हो रही है, अच्छा कैल्शियम और गैलियम में एक और चीज देख सकते हैं, देखो कैल्शियम है और गैलियम है, इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा रहने वाला है, आर्गन 4s2, ठीक है, और इसका जो रहने वाला है वो कुछ इस तरह से, आर्गन 3d10 4s2 और 4p1। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s में से निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो p में से निकलेगा। अब क्या यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। S ज्यादा अंदर है, P थोड़ा बाहर है, इस पे लगने वाला साइड इफेक्ट बढ़ जाता है। तो कैल्शियम का जो है वो गैलियम से ज्यादा लगने वाला है, वो गैलियम से ज्यादा लगने वाला है। और हमें पता है कि जो है कैल्शियम के बाद जो है डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है इन लोगों से, ठीक है, क्योंकि उनमें जो है पुअर शील्डिंग होती है इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से जिंक का तो कैल्शियम से भी ज्यादा होगा। तो ऐसे आपको जरा दिमाग से सोच के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, ये आ गया हमारा ट्रेंड, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो ऐसे हमारे थोड़ा ना एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। अब यहाँ तक तो हमारी कहानी हो गई, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशंस देखते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस है आयोनाइजेशन एनर्जी के, आप पहली बार शायद पढ़े रहे होंगे, ठीक है, बाकी ज्यादा पढ़ाते नहीं है ये लोग ये सारी चीजें। बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहला हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता लगाया जा सकता है भाई, ये कैसे हुआ? पहले तो यहाँ पे देखते हैं हम केस नंबर 1, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी n+1 माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी n, दो आयोनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि दो आयोनाइजेशन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बढ़ जाता है, यानी कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी तो इजीली हो गई, लेकिन दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ही ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ रही है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वो आगे इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता अपना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है, जैसे कि सोडियम। अब देखिए, इसमें अगर पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हम यहाँ पे देंगे आयोनाइजेशन 1, तो पॉजिटिव चार्ज में वो पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगी। इसके बाद अगर हम उसको और एनर्जी दे रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2, अब उसको आएगा
पॉजिटिव +2 चार्ज में आएगा और +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप जरा देखिए इस स्टेज पे वो नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर उसकी हो रही है तो फिर इसके बाद वो यहाँ से यहाँ जाने में क्यों पसंद करेगा भाई? वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस जैसा हो चुका है जो वो सब लोग करना चाहते हैं। अब फिर वो अपना कॉन्फ़िगरेशन क्यों बिगाड़ेगा? वो क्यों फिर +2 में जाएगा? तो यानी यहाँ उसकी एनर्जी लगने वाली बहुत ज्यादा होने वाली है, इसमें कंपैरेटिवली बहुत कम लगेगी। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस जो है, अगर इनका डिफरेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब जो है इसमें एनर्जी लगने वाली बहुत ज्यादा लगी है। ठीक है, यानी ये यहाँ जाना नहीं चाहता, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। सो Na+ में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे केस नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2 में हमें क्या कहता है कि अगर सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी N+1 की माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ N, ठीक है, ये ऑलवेज हम मोड में लेंगे। ठीक है, ताकि क्या है कि देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है, अगर इनका डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम आ गया, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम आ गया है तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, एनर्जी हम थोड़ी सी उसको ज्यादा दे रहे हैं तो वो निकल जा रहा है, यानी वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। जैसे कि Mg, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 देने पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर उसको आयोनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 देने में वो और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे वो नोबल गैस अटेन कर रहा है, तो अब इसके आगे तो वो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखें, इस पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हम देंगे वो तो ऑब्वियसली कम होगी, हमें पता है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं देनी पड़ रही है कि भाई उसको निकालते निकालते हम थक जाए। ठीक है, वो निकल जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अभी वो उसमें से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इजी है अभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब वो इससे भी आगे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे भी आगे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। ठीक है, यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉन लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल है, रहने वाला है। आई होप सो, आई होप कि आपको ये बात आराम से, आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा केस नंबर 3 लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 3 मैं यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर बीच में रहती है तो इसका मतलब कि इसका जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी इनमें क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो काफी वेरिएबल होता है, वेरिएट करता है, कभी +2 में, कभी +3 में, जैसे कि आपको आयरन का पता ही है, कभी Fe+1, कभी Fe+2, कभी Fe+3, अपने हिसाब से चलता है भाई, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, आप एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे, इसी से एक क्वेश्चन है, बोलता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट of element X, of element X if its ionization energy 2 is 1100 kilojoule per mole and
its ionization energy 2 is equals to 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब बोलता है कि x प्लस 1 में एग्जिस्ट करेगा या x प्लस 2 में। अब जरा बताइए आप। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे एलिमेंट x से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी ये 1 है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और 1 दोनों दे रखा है, डिफरेंस फाइंड करके ढूंढ लो। इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, आप जरा देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी को उन्होंने किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। पहले बस हमारा चैलेंजिंग टास्क यही है बस कि हमें यूनिट कन्वर्जन हमें करना है। तो देखिए जरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना वो 96.45 किलो जूल पर मोल रहता है। कितना? 96.45 which is equals to 23.08 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है 1100 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होने वाला है, देखिए 1100 दिया है। ठीक है, तो कितना x इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, तो x इक्वल्स टू 1100 डिवाइडेड बाय 96.45। इस जरा कैलकुलेट कर लीजिए आप, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप अपने तरीके से कर लीजिए, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ भाई। देखिए 1100 डिवाइड बाय 96.45 हमें देता है 11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का मिल रहा है। किसका मिल रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हमें कितना मिलेगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हमें क्या है भाई, डायरेक्ट कर लीजिए, 200 डिवाइड बाय 96.5 2.07 आ रहा है, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप जरा फाइंड कर लीजिए। देखिए इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन IE2 इक्वल माइनस IE1 दोनों का मोड ले लीजिए, इक्वल्स टू क्या आ रहा है 11.4 माइनस 2.07। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 9.33। ये क्या है? लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। इसका मतलब कि ये x प्लस 2 में एग्जिस्ट करने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का एक और हम अच्छा सा एप्लीकेशन हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, हम एलिमेंट्स का तो देख चुके, अब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कैसी रहती है। ठीक है, तो इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो जैसे कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की कैसे फाइंड करते थे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते थे पूरा, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाने का पॉसिबिलिटी वगैरह देखते थे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमें पता है कि एमओटी के बेसिस पे पूरा हम सॉल्व करते थे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए एमओटी सक्सेस थियरी है, हमें पता है, वो पूरा बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे एमओटी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एमओटी का जरूरत पड़ेगा, तो मैं साथ में आपको जो है थोड़ा बहुत एमओटी तो आपको आता ही होगा, 11-12 में आप किए होंगे। ठीक है, तो एमओटी थोड़ा मैं यहाँ पे सिखाता भी चला जाऊंगा। ठीक है, जरा देखिए, अगर हमें बोल दिया जाए कि N2 है, O2 है और N है और O है, सिर्फ N2 और O2 का नहीं बताया गया। देखो यहाँ पे N और O का भी बोल रहा है साथ में, इनका भी आयोनाइजेशन एनर्जी आप सारा कंपेयर करके बताइए किसका इसमें क्या ट्रेंड आएगा। यानी मॉलिक्यूल का कंपेयर करना है एटम से, मॉलिक्यूल का अंदरों अंदर करना है, इंटर में करना है, और फिर उनका जो है ये हमें एलिमेंट से भी करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले हम N2 जो है उसका हम देखते हैं क्या आता है। उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एमओटी से निकालते हैं फटाफट से। देखिए जरा यहाँ पे इस तरह से आएगा, हमें पता ही है। ठीक है, और
जो है यहाँ पे लंबा वाला, ये दो, छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला, और फिर ये एक। सबको छोड़ दो भाई, सबको छोड़ दो यहाँ पे। हो गया सबका, ठीक है, सब काम हो गया हमारा। इसके बाद जरा देखिए कि अगर हम N2 का फिल करते हैं, ये क्या हो गया है, यह हमारा 2s हो गया है और ये हमारा 2p हो गया है। दोनों साइड नाइट्रोजन ही रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा 2s और ये हो गया हमारा 2p, ठीक है। अब नाइट्रोजन के कितने, N2 के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ गलती हो रही है, सॉरी, एक सेकंड। 14 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन हम जो है इसका सिर्फ 2s और 2p का काउंट कर रहे हैं। तो 2s और 2p का ही अगर मॉलिक्यूलर हम बना रहे हैं डायग्राम, तो 2s और 2p का ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2s और 2p में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2s में 2 होते हैं और 2p में 3 होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए एक नाइट्रोजन के। तो 2 नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हम इस एमओडी में फिल करेंगे, क्योंकि हम 2s और 2p का ही सिर्फ एमओडी बना रहे हैं, तो फिर ठीक है। तो आउट यानी आउटर शेल का ही हम सिर्फ एमओडी बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलर सेम तरीके से हम यहाँ पे O2 का बना लेते हैं। यहाँ पे 2s, फिर देखते हैं यहाँ पे 2p। ये सब बातें तो आपको शायद पता होंगी कि अगर हम इनका जो है वो, जिस मॉलिक्यूल के हम देख रहे हैं उसका अगर 14 या 14 से कम होता है तो कुछ उसका एमओडी इस तरह से बनाया जाता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर उसका होता है, यानी O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका एमओडी कुछ ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। ये तो चीज शायद आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो बॉन्डिंग में हम एमओटी के वक्त हम ये सीख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और यहाँ भी हम 2s और 2p का ही काउंट एमओडी बनाए, आउटर शेल जो ऑर्बिटल है उसका एमओडी बनाए। तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, इसमें 2s में 2 होंगे और 2p में 4 होंगे, 6 और 2 ऑक्सीजन के एटम यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इसमें भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जरा देखिए इसमें जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिल किए गए हैं, जिसे कहते हैं कि होमो में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर हमें N2 से निकालना है तो आउटर मोस्ट तो क्या है, ये वाला ही होमो ही है, होमो से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसी से हमें इलेक्ट्रॉन निकालनी है और आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे सामने जरा देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में है, ABMO में है, ABMO में होने वाले हैं, ठीक है, यानी ल्यूमो में है, सॉरी ल्यूमो तो नहीं कह सकते, ये भी होमो ल्यूमो तो ये वाला हो जाएगा। इसका होमो जो है वो ABMO में है, यानी एंटी बॉन्डिंग इसका होमो पड़ा है, यानी इसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा है। ये इजीली बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देने से इजीली बाहर निकल जाएगा, और इसको एनर्जी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे N2 का जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है O2 के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई तो एन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या, हमें तो उसके एलिमेंट से भी कंपेयर करना है। तो भाई कोई भी एक एलिमेंट अगर है उसका आप जरा फाइंड यहाँ पे लिख लीजिए, देख लीजिए जरा कि अगर हम नाइट्रोजन का अगर हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए नाइट्रोजन का जो है उसमें हम नॉन बॉन्डिंग से निकालने वाले हैं। जरा ये सोचिए आप, जो भी एलिमेंट होंगे ना, आप जरा देखिए अगर यहाँ पे कोई भी नॉन बॉन्डिंग होता तो वो यहाँ बीच में रहता ना,
वो अगर नॉन बॉन्डिंग रहता, अगर पी ऑर्बिटल में अगर उसका नॉन बॉन्डिंग रहता तो क्या वो बीच में नहीं रहता? अगर इसमें से नॉन बॉन्डिंग होता तो वो बीच में नहीं रहता, बीच में रहता ना। इसका मतलब ना तो वो एबीएमओ में है, ना ही वो बीएमओ में है, वो एनबीएमओ में है। ठीक है, तो इसका एनर्जी बीच में लाई करता है। क्या करता है? बीच में लाई करता है। इससे आपको एक समझ में एक ऑर्डर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और कि बीएमओ जो होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, फिर एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, और फिर जो है एबीएमओ वालों का। ठीक है, तो इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी निकाली जाएगी। बीएमओ की सबसे कम जो है, इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो और इसमें कौन था? ऑक्सीजन था ना सर, नाइट्रोजन था, है ना। तो नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा, फिर नॉन बॉन्डिंग में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं, और हमें पता है कि नाइट्रोजन ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर जो है एबीएमओ वाला O2 आ गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इनमें इनका ऑर्डर। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो सिमिलरली बस इसी तरीके से इनके बीच में एमओटी एमओडी का जो डायग्राम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करके इनमें जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम इसमें निकाल सकते हैं। एक हम और करते हैं, करें क्या? एक और करें थोड़ा, ठीक है, एक और बढ़िया वाला करते हैं इसमें जो गिवन है। तो इसके बाद और भी कुछ एप्लीकेशंस है जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाली एप्लीकेशंस है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसको जरा सॉल्व करने की मेरे साथ में ही कोशिश कीजिएगा। N2 है, O2 है, और इस बार CO नहीं, सॉरी, NO है। CO भी ले सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुछ भी आपको तो पता है, पता लग गया है कि भाई उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद जो है आपका इजीली आप उसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इन तीनों का एमओडी फटाफट से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। N2 का तो हमें प्रीवियसली पता चल ही गया है कि भाई N2 का तो भाई ऐसे हेल्प होने वाला है, इसका बीएमओ में है, O2 का एबीएमओ में है। तो हमें सिर्फ फाइंड करना है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिर्फ हमें जो है वो फाइंड करना बाकी है। तो उसका भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट से देखें जरा, यहाँ सीधा डंडा, सीधा डंडा, यहाँ पे नाइट्रोजन को ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है, असल में अब यहाँ पे क्या होगा पता है कि नाइट्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है, इनमें क्या होता है कि जैसे ही एनर्जी का डिफरेंस शुरू, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती है ना, ये मैं आपको थोड़ा बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे सिंपल सीख लीजिए, फिर मैं आपको उसका मतलब यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों के बीच में कुछ खास इतना ज्यादा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बस ऑक्सीजन का थोड़ा ज्यादा है तो ऑक्सीजन थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ह्यूज डिफरेंस जो है इसमें दिखने को नहीं मिलेगा। बॉन्डिंग में जो है मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा कि ये किस तरह से क्या होता है इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए कि ऑक्सीजन जो होता है, इसका पहला तो जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे रह जाने वाला है एक तो। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिएगा आप एक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका पूरा एमओटी ड्रॉ कीजिए। इसमें मैं आपको पहले ऑर्बिटल्स लिख लूं, फिर आपको समझाता हूँ। आपको आई होप ये वाली बात आपको थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे इसका जो S है, और यहाँ पे इसका P होने वाला है। सिमिलरली ऑक्सीजन का क्या होगा एक्चुअल में, मैं ये आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा पहले से। रुको एक सेकेंड। देखिए, पहले सीधा डंडा, जरा देखिएगा, फिर ये दूसरा डंडा। ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मान लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन मान लीजिए। अगर S का जो ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का अगर यहाँ पे रहा होगा ना, तो ऑक्सीजन का जो होगा वो यहाँ पे रहा होगा। जितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उतना ही वो एनर्जी में डाउन होता है, याद रखिएगा। इसमें ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फर्क तो पड़ता ही है। ठीक है, और डिटेल में मैं आपको जब सिखाऊंगा मैं आपको बॉन्डिंग में बात हम ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो है पी ऑर्बिटल अगर यहाँ पे आ रहा है 1 2 और 3, तो इसका जो होने वाला है वो यहाँ पे आएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 2 और 3। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए, इसमें कुछ एसपी मिक्सिंग भी होने लगती है, और एसपी मिक्सिंग के बाद जो है बनने वाला ऑर्बिट ये एस है, ये पी है, और यहाँ भी ये एस है, ये पी है, और इनमें कुछ एसपी मिक्सिंग होती है, और ये थोड़ा और ऊपर चला जाता है और ये थोड़ा और नीचे आ जाता है। ठीक है, ये सारे एसपी मिक्सिंग का मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए एसपी जेड ऑर्बिटल हो जाते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो एस पी जेड ऑर्बिटल हो जाते हैं, यहां से उनका बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का एक एस है, ठीक है, ये बॉन्डिंग करेगा, ये कौन सा बॉन्डिंग करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, इसके पी के साथ, ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग। यानी इसका अगर एंटी बॉन्डिंग हम देखेंगे तो वो सबसे एनर्जी में हाईएस्ट होगा, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल जो होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनको सबसे नीचे ड्रॉ करेंगे तो उनका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊपर हायर एनर्जी में होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे इनका जो है नॉन बॉन्डिंग, ये जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो पी ऑर्बिटल्स जो है वो ऐसे ही यहाँ से ड्रॉ होंगे। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गए पी ऑर्बिटल्स। देखिए ये दोनों पी ऑर्बिटल्स ऐसे ही आ जाएंगे, और इसमें भी दोनों पी ऑर्बिटल्स जो है वो, इस दोनों के पी ऑर्बिटल्स भी जो है वो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नॉन बॉन्डिंग ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग रहेगा, ये नॉन बॉन्डिंग ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग रहेगा, किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के जो है वो एस में 2 होते हैं, पी में 3 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, पूरे 11 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें इसके अंदर हमें डालने हैं। तो शुरू कर देते हैं। पहले तो नॉन बॉन्डिंग में डालेगा 1 और 2, 3 और 4, 5 6 7 8 9 और 10, और ये हो गया 11। ये नॉन बॉन्डिंग है, ये भी नॉन बॉन्डिंग, इसमें भी इक्वल तरीके से ही डलेगा। लेकिन हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ गया, एबीएमओ में आ गया। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि समझिए एक बात को, इसमें भी एंटी बॉन्डिंग में आया हुआ है, और जरा देखिए कंपैरिजन में N2 और O2 है, तो N2 में तो बॉन्डिंग में, लेकिन O2 में भी एंटी बॉन्डिंग में आया हुआ है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, और जरा सोचिए, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, O2 जो है इसमें दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, यानी यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का भी कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और सामने यहाँ इसमें जरा देखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। यानी O2 का एनर्जी जो है वो NO से कंपैरिजन में थोड़ा मोर स्टेबल हो जाता है, इस वजह से इसको एनर्जी थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। और हमें पता ही है कि O2 से भी ज्यादा हमें N2 को देना पड़ता है, तो हमारा ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाने वाला है। आई होप आपको ये बात, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। बस बिल्कुल ऐसे ही अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बस उसका एमओडी ड्रॉ करने के बाद उसको जो है उसका रिजल्ट आपको ले आना है, उसको आपको सॉल्व कर देना है, बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं उसको हम देखते हैं। जरा जरा 1 मिनट पानी पी लीजिएगा, फटाफट से ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, फटाफट से पानी पी लीजिए और फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद आने वाले 1-2 क्वेश्चंस जो है वो और जो है इसमें पूछे जाते हैं, जो उसको हम देखते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, पानी पी लीजिए, फटाफट से फ्रेश हो जाइए। ठीक है, चलिए अब फटाफट से
आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जरा देखिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, वो सब तो समझ में आ गया, अगर ऐसा दे दिया जाए तो क्या होगा। अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर आपको दे दिए जाए, इसमें आप क्या करोगे। इसमें क्या होगा, देखिए इनका स्ट्रक्चर आप जरा ड्रॉ कीजिए। इनका स्ट्रक्चर जरा आप ड्रॉ कीजिए तो कुछ ऐसा मिलने वाला है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बेसिस पे इसको ना, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, देखिए इसमें किस तरह से होगा। अगर अगर इसमें गिवन मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, इसका मतलब कि इनका जो नॉन बॉन्डिंग होने वाला है पक्का वही होमो होगा, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो होमो होता है। ठीक है, तो इनका ऑलवेज नॉन बॉन्डिंग वाला ही पक्का इनका होमो होने वाला है। अगर नॉन बॉन्डिंग अगर इनका होमो होगा तो आप जरा सोच लीजिए कि इजीली आपको पता लग। अच्छा, नॉन बॉन्डिंग क्यों इनका होमो होगा, क्योंकि अगर इनमें लोन पेयर है, ठीक है, और लोन पेयर क्या होता है, ऑलवेज एनबीएमओ होता है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इक्वल एनर्जी लेवल में रह जाता है। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करेगा, अगर ये लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट करेंगे तो ये सबसे पहले डोनेशन कहां से करेंगे, अपने लोन पेयर में से करेंगे। तो लोन पेयर इनका क्या हुआ, होमो हुआ। तो होमो इनका जो है वो लोन पेयर होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे वो लोन पेयर वाले में से निकलेंगे, यानी एनबीएमओ में से इनके इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं। और CH4 का जरा देख लीजिए, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब जो इसका होमो होने वाला है वो होगा हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई भी जो है वो लोन पेयर या फिर ऐसा कोई बात प्रेजेंट इसमें नहीं है। तो ये बात समझ लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर इसका ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। CH4 का जो होने वाला है वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो है आप अब इसमें देख लीजिए कि इनमें तो तीनों में लोन पेयर है, तो अब कैसे डिफाइन करोगे भाई। तो अब इसमें इस तरह से होगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ना, वो लोअर इन एनर्जी होगा एमओडी में। हमें पता है, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन का जो था वो लोअर जा रहा था एनर्जी में नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, जब हमने NO का एमओडी ड्रॉ किया था तो हमें ये पता चला था कि जिसका लोन पेयर ज्यादा होता है, अरे सॉरी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका जो है वो एनर्जी में लोअर होता है। इसका मतलब कि उसका एनबीएमओ भी दूसरों के कंपैरिजन में लोअर होगा, यानी उसमें से एनर्जी जो है ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब HF जो होता है वो, उसके बाद जो होता है H2O, उसके बाद आता है NH3। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रेंड। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन में अगर हमें यहाँ पे ऐसा दे दिया जाए, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें ऐसा दे दिया जाए, समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो है इसमें से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद इसका एनर्जी जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होने वाला है तो HCl आएगा भाई। उसके बाद सल्फर वाला आएगा और उसके बाद PH3 वाला आएगा। ये तीनों में लॉन पेयर है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब अगर हमें ये बोल दिया जाए कि कोई PH3 और PF3 इन दोनों में कंपेयर करें जरा, तो कैसे करेंगे। दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, दोनों ही लोन पेयर वाले हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सेम है। अब कैसे करेंगे, तो साइड एटम से ही ऑब्वियसली डिफाइन होगा। तो इसमें देखिए साइड एटम जो है वो फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साइड एटम से ज्यादा है, यानी इस पे वो डेल पॉजिटिव चार्ज जो है वो काफी ज्यादा देने वाला है, डेल पॉजिटिव चार्ज कंपेयर टू इसमें। इसमें तो
हाइड्रोजन जो है ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो है डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डालने वाला है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे उनका एनर्जी जो होता है वो लोअर हो जाता है। इससे बस हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि साइड एटम का जो है उस जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो अब जो है एक आखिरी कंसेप्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी में, वो हम बस थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। वो सीखने के बाद हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी यहीं पे निपट जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट है। अगर हमें सोडियम दे दिया जाए, ये मैं सिखा ही चुका हूँ, लेकिन इसमें से कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो जरा यहाँ पे जरा ध्यान दे दीजिएगा और लिख लीजिएगा कि कहाँ क्या चीज हो रही है। ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऐसा। ठीक है, यानी अगर इसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी हम 1 निकालेंगे तो वो पॉसिबल है। उसका मान लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी x है, और आयोनाइजेशन एनर्जी अब अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका y है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, y जो है बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है x से, और हमें पता ही है कि y बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है x से। यानी अगर इनका एनर्जी का डिफरेंस जो है, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस अगर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर बढ़ जाता है तो ये जो है सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के काबिल नहीं है, उसको नहीं जाना है, धक्के देके निकाला जा रहा है। ठीक है उसको। अब इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो कि आपको एलिमेंट दे दिया गया है x, उसका जो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ इस तरह से है। पहले अगर पहला आयोनाइजेशन एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा ऑब्वियसली ज्यादा होगा, हमें पता है, हमने देखा था 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथा है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। तो देखिए इसमें किस तरह से होगा कि पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी वो बढ़ेगा, निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तो भाई ह्यूज चेंज आ रहा है। तो ये जो ह्यूज चेंज जो आ रहा है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा भी निकल गया, अब चौथा निकाल नहीं सकते। यानी ये जो स्टेबल इसका जो स्टेबल इसका जो होने वाला है वो x का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये जा सकता है। ठीक है, ये चीज कभी कभी क्वेश्चन में हमें पूछता है कि देखो एक एलिमेंट x है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कुछ इस तरह से है कि ये पहला में इतना लगता है, दूसरा में इतना लगता है, तीसरे में इतना, और चौथे में इतना। फिर हमें ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पे बताइए सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा या सिलिकॉन होगा, ये एलिमेंट कौन सा हो सकता है। तो हमें खुद को पता है कि भाई एल्यूमिनियम जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद वो नोबल गैस अटेन कर लेता है, और यहाँ पे भी 3 ही तक जा सकता है, 4th ये जा नहीं सकता, धक्के मार के निकाला गया है। धक्के मार के तो हम किसी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टेबल कौन सा रहने वाला है, 3 तक। कौन सा होने वाला है, एल्यूमिनियम। समझ में आ गया, होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है और एक नया चैप्टर शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर हमारे पास ये चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ पे असल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है। कभी वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और कभी वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है। यानी कभी वो हीट निकालेगा, कभी उसको हीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक गैसियस एटम है, इसमें हम अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं
तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज आने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम उसमें एटम में ऐड करते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में लाते हैं, तो उस अट्रैक्शन की वजह से वो एटम और जो है वो थोड़ा, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वो अट्रैक्शन उसमें बढ़ जाता है, एनर्जी वो और भी रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी जो इसमें होगा वो रिलीज होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इसमें हम देख ले पहले, तो ये नेगेटिव चार्ज में आता है, यहाँ पे कैंसर काटा मारते हैं। पहले यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि अगर ये गैसियस एटम अगर नॉन मेटल रहा ना, अगर ये नॉन मेटल रहा, तो मान लो कि फ्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसमें जो एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम उसके अट्रैक्शन में ला रहे हैं और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, तो भाई एनर्जी उसकी रिलीज होने वाली है। या फिर इसके साथ कोई भी एलिमेंट मान लो, आप ऑक्सीजन मान लो, नाइट्रोजन मान लो, कोई भी मान लो, नॉन मेटल बोला गया है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखे जरा, अगर इसमें हमें मेटल बोल दिया जाए, ठीक है, अगर ए गैसियस एटम जो है वो मेटल होता, तो मेटल तो भाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए फेमस होते हैं, अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो हो जाएगा एम, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। इसको उल्टा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी खुद देनी पड़ेगी कि भाई तू घुस अंदर, धक्के मार के हमें उसके इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसाना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान रखिए, आप जरा सोचिए ध्यान से। सबसे पहले ना एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए अपने अंदर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। इसमें ना दो कंसेप्ट लगते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये दोनों चीज क्या है, इसमें क्या फर्क होने वाला है, पहले इसको हम देख लेते हैं। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि आपको आज कितना पढ़ाया जाए, क्योंकि फिर आप लोग भी फिर थक जाओगे। तो मैं जरा देख लेता हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस भी फिर वाइंड अप करना है, तो कितना पढ़ाया जाए आप लोगों को। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट दीजिएगा मुझे। और जी पढ़ा दिया तो हुआ, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा आज थोड़ा बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना, तो फिर बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो होने वाला है वो टोटली निपट जाएगा। बस और थोड़ी देर और पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको बोर नहीं लग रहा होगा, मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा यार। बहुत ही अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को बोर फील नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये चीज पढ़ने में बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए अपने अंदर भैया। अगर केमिस्ट्री पढ़ना ही है ना, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ो तो बहुत मजा आएगा। एक तो होने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं बस सिंपल एक दो लाइन में दोनों को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ये बात आपको हर कोई नहीं समझा, मैं समझा रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, उसको हम कह सकते हैं कि इफ एनी एटम विश टू हैव एन इलेक्ट्रॉन, तो उसे कह देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी एटम की इलेक्ट्रॉन के प्रति अगर कोई चाहत है, ठीक है, अगर कोई चाहत है उसको लेना है, तो उसको कह देते हैं, जो रिलीज हुई जो बोलते हैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इफ एनी एटम acquires any electron,
इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्क समझिए दोनों में क्या है। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो वो पसंद वाली चीज आपको मिलने पे आप जो स्टेबल होगे, आह मजा आया, आपको पसंद था वो चीज आपको लेनी थी और आपको वो मिल गई तो आप स्टेबल हो गए। तो अब जो आप जितनी एनर्जी से स्टेबल हुए ना उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहत थी उनके बीच में और उनको इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब उसकी स्टेबिलिटी वाली एनर्जी जो रिलीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में अंदर जाता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता है, एट्रैक्शन होता है और एट्रैक्शन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो स्टेबिलिटी आती है। स्टेबल जितने एनर्जी से वो स्टेबल हुआ है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर हमें मुझे कोई चीज चाहिए नहीं चाहिए, जैसे कि हम शादियों में करते हैं, ठीक है, शादियों में अक्सर ऐसा होता है कि लड़की को पूछा नहीं जाता भाई तुझे ये लड़का पसंद है कि नहीं है, बस ये इससे इसकी शादी करवानी है तो करवानी है, करवानी यानी करवा दी, ठीक है। उसकी उसकी चाहत या फिर उसकी नापसंदगी नहीं पूछी जाती, उसकी पसंद या नापसंदगी नहीं पूछी जाती, ये इससे करवानी है तो करवानी है, ठीक है। यानी सिमिलरली एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए वो नहीं पूछते, बस डालना है तो डालना है, ठीक है। अब अगर डालने में इलेक्ट्रॉन अगर डालने पे एनर्जी निकलती है तो सही है, अगर देनी पड़ती है तो भी सही है, दहेज हमें नहीं देना पड़ता तो भी सही है, अगर दहेज देना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन इससे शादी करनी है तो करनी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जरा, इसीलिए पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो वो जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग चीज है, ये ऑलवेज ये नेगेटिव में हमें मिलेगी, ठीक है, ये नेगेटिव में हमें मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो चाहत है, तो चाहत होगी तो वो स्टेबल होगा, कुछ एनर्जी से स्टेबल होने वाला है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो हमें पॉजिटिव भी मिल सकती है, वो हमें नेगेटिव भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है प्यारे, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे दो पार्ट पढ़े गए थे, यहाँ पे दो हमें डिवाइड किया था कि अगर ये नॉन मेटल अगर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत होती है, क्यों, क्योंकि उसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें लेने की चाहत होती है, तो नॉन मेटल में जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आती है। और अगर हमने मेटल ले लिया, मेटल तो भाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए फेमस है और ऊपर से आप उसमें घुसेड़ रहे हो, उसको चाहिए नहीं उसको देना है, आप उसको दे रहे हो, नहीं भाई तू ले, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसमें एनर्जी उसको देने, इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तो कुछ भी कर, तू दहेज रख पर तू मेरी लड़की को ले जा, ठीक है। इस तरह का वो खेला सारा होता है। तो जरा देखिए यहाँ पे मेटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी उल्टा हमें देनी पड़ती है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन ना हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या काम की। एक्सेप्शन क्या चीज है, तो मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ। एक्सेप्शन बस इतना सा है, बस एक ही एक्सेप्शन छोटा सा है कि भाई जो लिथियम है ना उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो लिथियम नेगेटिव जो बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना वो नेगेटिव होती है। मेटल है, पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन देना है, उल्टा हम दे रहे हैं फिर भी नेगेटिव हो रही है। रीजन क्या है कि उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो न्यूक्लियस का अच्छा खासा उस पर अट्रैक्शन लगता है, और इसकी वजह से वो थोड़ा उसका एनर्जी जो होता है वो लिबरेट ज्यादा होता है। इसकी वजह से हमें उसको ज्यादा एनर्जी उसको हमें देनी नहीं पड़ती, वो खुद हमें एनर्जी देता है, ठीक है। यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा, इस वजह से। बाकी किसी में भी ये देखा नहीं जाता
और तो और कहीं भी खुद से ऐसा कंसेप्ट लगा के अप्लाई करके मत आ जाना, ठीक है। अब ये बात तो हो गई। अब इसमें एक बात और देख लीजिए, अगर नॉन मेटल भी हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन में डाल दिया, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होने वाली है। कितनी होती है? -141 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। अब अगर O नेगेटिव है, अगर इसमें हम और एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो O2 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखिए, O2 माइनस जो है ये तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है ना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, तो इसकी एनर्जी भी नेगेटिव होनी चाहिए, पर इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, उसमें और इलेक्ट्रॉन डालोगे भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, भाई वो पागल हो जाएगा, उसको पागल कर दोगे आप। इसमें एनर्जी उल्टा देनी पड़ती है, भले ही वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और दूसरा अगर नेगेटिव चार्ज हमें डालना है तो उसमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और ये चीज जो है, आप मेटल ले लो, नॉन मेटल ले लो, सब में लगेगी, ठीक है। अब इसका मतलब देख लो, अगर इसकी टोटल अगर हम निकालते हैं डेल्टा एच, अगर उसका O से O2 नेगेटिव में जाने वाला प्रोसेस का अगर हम डेल्टा एच निकालते हैं, तो पहले हम H1 इससे गए और फिर हम इससे गए, तब हमें O2 से, सॉरी, तब हमें ऑक्सीजन से O2 माइनस मिला, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस में दोनों का हम जो एनर्जी हमें मिला है उसको हम सम अप कर लेंगे, तो एक में तो नेगेटिव आया है और एक में पॉजिटिव आया है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव का वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एट द एंड ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है। क्यों? ये तो एक्सोथर्मिक ही था, लेकिन ये इतना ज्यादा एंडोथर्मिक हो गया है कि यहां से यहां जाने में इसने पूरा प्रोसेस को एंडोथर्मिक कर दिया, ये भी निकल गया भाई, इतना ज्यादा ये एंडोथर्मिक होने वाला है। तो आई होप सो कि आपको ये बात ज्यादा समझ में आ गई होगी। अब जरा सोचिए कि ऐसे ही मैग्नीशियम में से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ऑक्सीजन में से हमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी हमें जो है हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो भाई ये तो क्या बात हो गई, तो ये तो जो है एमजीओ जो बनता है, इसका फॉर्मेशन तो जो होता है ना, एमजीओ का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है, पहले इसको इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो यार स्पॉन्टेनियस होता है, एमजीओ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस होता है, और ये दिखा रहा है कि भाई ये तो एंडोथर्मिक है, तो इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा। तो असल में ये जो स्पॉन्टेनियस क्यों है, तो जब ये Mg+2 और O-2 से जब मिलेगा, ठीक है, जब ये मिलने वाला है, तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, तो इसमें जो है वो लैटिस एनर्जी जो है वो रिलीज होने वाली है। तो दोनों के मिलाप से जो एनर्जी जो रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी, ये आप पी ब्लॉक में जो पढ़ाएंगे, जो भी एजुकेटर उसमें आपको पढ़ना है वो पढ़ा देंगे आपको लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है कि अब दोनों आयंस जब मिलेंगे तो मिलने की अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ भी जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा है कि वो नेगेटिव पूरे जो रिएक्शन है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है और ये एनर्जी जो है वो रिलीज करने लगता है, एनर्जी को रिलीज करने लगता है। पर भाई इसका पहले इसमें कन्वर्ट होना भी तो जरूरी है, इसीलिए हम पहले इग्निशन दे देते हैं। कोई भी इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, जो हम इग्निशन से देते हैं। इग्निशन एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसका इसमें कन्वर्ट होना, इसका इसमें कन्वर्ट होना जरूरी है,
ठीक है पहले, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा शुरुआत में एनर्जी दे दिया, ये कन्वर्ट हो गया, रिलीज होने वाला एनर्जी इतना ज्यादा होगा फिर दोनों के मिलाप से कि आगे का प्रोसेस पूरा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट है। अब इनके बीच में एक फॉर्मूला भी होता है, पता है आप लोगों को, मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होने वाली है वो इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस ऑफ F/2 RT, ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे इसका वैल्यू काफी कम आता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को इक्वल पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत। वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत में रिलीज होने वाली एनर्जी, यानी उसमें जो है हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या लिखते हैं, ऑलवेज हम पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, इसको हम कोई साइन से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करते। ऑलवेज अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आई यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो चाहत है वो पॉजिटिव आई, यानी वो स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब कि ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो हमें जानना ही पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव आई तो इसको नेगेटिव साइन इसीलिए लिखा गया है कि ये जो होगी वो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, यानी इसका मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको चाहिए नहीं, उसको एनर्जी नहीं चाहिए है, ठीक है, सॉरी उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी हम उसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे रहे हैं, तो यानी इसके अनस्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमें ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होने वाली है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इनडायरेक्टली हम जो इसमें टेम्परेचर का भी जो है फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो हम नॉर्मली जो ढूंढते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे डिफाइन होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ऑलमोस्ट तो टेम्परेचर का फैक्टर हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम रूम टेम्परेचर पे हम करते हैं तो टेम्परेचर का ये वाला जो फैक्टर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, इस वजह से ये दोनों इक्विवेलेंट आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट इसको डिफाइन करने के लिए हमें 0 केल्विन टेम्परेचर पे हमें इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, जरा ब्रेक ले लीजिए, फटाफट से पानी वानी पी लीजिए और फिर से हम बस 2 मिनट में अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, कहीं भी जाइएगा मत। ठीक है, फटाफट से हम अपना लेक्चर भी कंटिन्यू करने वाले हैं और थोड़ा लेक्चर हम पढ़ाएंगे। सो आई एम बैक। आई होप आप सब लोग थोड़ा पानी वानी पी के जरा फ्रेश हो गए हो यार, जरा 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। अच्छा, जब भी मैं ना
रिलैक्स करने का बोलो ना जब भी मैं, तब आप ना 4-4-4 कर लीजिए। देखिए पहले वन नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, यहाँ से हमें इनहेल करना है, ठीक है, कितना 4 सेकेंड्स तक, फिर 4 सेकेंड्स तक हमें ये जो है होल्ड करना है, और फिर बाकी के 4 सेकेंड्स तक हमें दूसरे नोस्ट्रिल से हमें सारा जो है इन ब्रीथ किया हुआ हमें बाहर निकाल। तो इसको ना करते रहिए, इसे मेडिटेशन बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो इससे ना क्या है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़ेगा। इसको हर रोज किया करें, ठीक है, रिवीजन के वक्त पे इसको जो है वो कर लिया करें। अब देखिए जरा आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, इसको जरा आगे बढ़ते हुए हम जरा देखते हैं कि देखिए, हाँ, फ्लोरीन जो है ना, अगर इसमें हमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, एक रिलेशन है, बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा किस तरह का रिलेशन है, ठीक है, शायद आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो फ्लोरीन पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, वो होती है -328 किलो जूल पर मोल। यानी उसको इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डाला, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस एट्रैक्शन में हमने डाला, तो वो एट्रैक्शन की वजह से वो कितना स्टेबल होता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है, वो इतनी होने वाली है, ठीक है। अब अगर हम इसको एफ माइनस में से अगर हम इसको वापस में एफ में लाते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं अगर हम, तो ये होने वाली इसके आयोनाइजेशन एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम 328 किलो जूल पर मोल होने वाली है। क्योंकि जितने अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर गया, तो वो जितने अट्रैक्शन वो फिल कर रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो इतना है, तो उतना ही एनर्जी तो हमें देना होता है उसको उस अट्रैक्शन से निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से इक्वल हो जाता है। और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव में होती है, तो नेगेटिव में लिख देंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑलवेज जो साइन होता है वो अपोजिट रहता है। वो क्यों अपोजिट रहता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई बताइए, अगर मैं एक गैसियस एटम को, अगर मैं उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, तो उसका रिलेशन बताइए। अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिया, भाई उसका रिलेशन बताइए। माइनस ऑफ EgE, सी ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ EgE, और लास्ट ऑप्शन होने वाला है ऑल। तो देखिए हमें पता ही है कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए आप जरा इसमें ना कंफ्यूज मत होइएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का जो साइन है वो इक्वल रहने वाला है, दोनों का पॉजिटिव साइन है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। इसमें अट्रैक्शन से दूर करने के लिए, अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी से दूर करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसमें स्टेबिलिटी में लाने के लिए एनर्जी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। भले ही दोनों का साइन जो है वो सेम है, ये बात समझ लीजिएगा, ये तो करेक्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस साइन होता है, इक्वल होता है दोनों का जो होता है वो, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही होने वाला है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी वो होता है दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइन का होता है। तो सारे के सारे रिलेशन करेक्ट है, तो MSQ में पूछ सकते हैं, तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा, ऑल ऑल इसमें आंसर आएगा, सबके सब रिलेशन एकदम इक्वल, मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसमें हम जैसे कि सब में हम पढ़े, इसमें भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, ये किसके करस्पॉन्डिंग, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो Z इफेक्टिव के ऊपर, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींच, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो
आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने निकाला था, आपको याद अगर होगा तो हमने स्लेटर्स रूल से जब हम ऑन पेरिफेरी, हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि Z इफेक्टिव ऑन पेरिफेरी हमने देखा था, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगने वाला है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वो एनर्जी को रिलीज करेगा। ये हो गई आपकी आराम से इजी वाली बात हो गई। अब पता ही है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। ये तीनों रिलेशन थोड़े कॉमन से हो गए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिए कि और एक बात क्या होती है, और एक चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है यहाँ पे भी सिमिलरली, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी में था, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में, गेन एंथैल्पी में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है और पेनिट्रेशन इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पीरियड का गिवन है, सेकेंड पीरियड का देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे एनर्जी लेफ्ट टू राइट जो है वो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जो होती है वो Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, इस तरह से वो होता रहेगा, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है कि बेरिलियम जो हो ना, बेरिलियम, बेरिलियम है, फिर नाइट्रोजन है और देन एट द लास्ट यहाँ पे नियोन और नियोन है। इन तीनों का जरा देखिए, बेरिलियम जो है उसमें 2s2 है, ठीक है, और नाइट्रोजन में है 2p3 है, और जो नियोन में जो है वो तो फुल्ली फिल्ड है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इन तीनों में अगर एंटर करना है तो पहले से ही या तो वो नोबल गैस है, या तो वो हाफ फिल्ड है, या तो वो फुल्ली फिल्ड है बट नॉट लाइक नोबल गैस। यानी यहाँ पे आप देखिए इनका सबशेल जो है वो S वाला वो पूरा फिल्ड है, 2s2 पूरा फिल्ड है इसमें, इसको इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत नहीं है। इसमें जो है हाफ फिल्ड है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिपल्शन, पेयरिंग एनर्जी सब लगेगा, एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसको भी नहीं चाहिए, इसको तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, इसको तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये तो दूर दूर तक लेना नहीं चाहता। तो इन तीनों में जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, उनको चाहत बिल्कुल भी नहीं है, चाहत जीरो है इन लोगों की। इसका मतलब क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने की चाहत तो बिल्कुल ही जीरो है, उल्टा हमें उनमें डालने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो है वो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए लिथियम और बोरोन जो है ना, लिथियम जो है और बोरोन है, इसमें ना हम एग्जैक्ट पूरा जो है ऑर्डर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम थोड़ा निकालने की थोड़ी कोशिश करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी आ जाएगा इसमें। लिथियम का देखिए जरा, 1s2 तो है ही और 2s1 है, और बोरोन का क्या है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब जरा देखिए इसमें जो एंटर होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो s में होगा, इसमें होने वाला p में होगा। दोनों का शेल सेम है, लेकिन दोनों का जो है वो सब शेल अलग अलग है। लगेगा कि नहीं लगेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, फोड़ कर लेके तो भाई लगेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, देखिए एकदम चिपका दो यहाँ पे। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से लिथियम जो है वो ज्यादा अंदर होने वाला है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होने वाली है वो ज्यादा होने वाली, क्योंकि वो ज्यादा अंदर होगा और वहां बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो उसके अंदर थोड़ा क्या है कि अट्रैक्शन उसको ज्यादा लग जाएगा। होना क्या चाहिए था, बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो किसका जाता है, लिथियम का ज्यादा हो जाता है। और बीच में ये बेरिलियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, नियोन आ गया, ये सब तो भाई महा खिलाड़ी सब खड़े हैं, इनको तो बिल्कुल चाहत है ही नहीं, फिर भी डाल रहे हैं, फिर तू ले जा भाई, तू ले जा, ऐसे बोल के डाल रहे इसमें। तो अब इसके बाद
ये दो ट्रेंड तो हमने देख लिए। अब सर ये दो चीजें तो हमने देख ली, इसके बाद हमें उसका ऑर्डर बनाने में दिक्कत होने लगती है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होने वाला है कि हमें ये तो पता लग गया कि भाई बोरोन की कम है, फिर लिथियम की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी। इसमें जिस जिस एलिमेंट्स यानी कि बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और नियोन है, इन तीनों को बाहर निकाल दिया है। क्या कर लिया है? बाहर निकाल दिया है। ये तो हमें पता लग गया है। अब बेरिलियम, नाइट्रोजन और जो है नियोन, इन तीनों में तो भाई कैसे फाइंड करोगे किसकी ज्यादा किसकी कम? तो वो होता हो जाता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऑब्वियसली नियोन की सबसे कम होगी, फिर उसके बाद हो जाती है नाइट्रोजन की और उसके बाद हो जाती है बोरोन की, सॉरी बेरिलियम की। ठीक है, ये हो जाता है ट्रेंड। ठीक है, और इन तीनों की ऑब्वियसली इन सब से तो कम ही होगी, तो लेस देन बोरोन, यानी फिर आ गया पूरा। ठीक है, तो इस तरह का वो पूरा उनका ऑर्डर हो जाता है। तो ये जरा ध्यान लगाइएगा और गौर से समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के। इसके बाद जरा देखिए अगली स्लाइड पर हम एक और एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक है 15th ग्रुप, एक है 16th ग्रुप और एक है 17th ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हो जा रहा है सेकेंड पीरियड और यहाँ पे हम देखते हैं एक तो थर्ड पीरियड। ठीक है, ये देखिए जरा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो साइज जो है ना वो काफी छोटा होता है। अपने सारे ग्रुप मेंबर्स, अपने ग्रुप में इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ये तीनों ग्रुप में देखा जाता है कि इनका साइज कम होने की वजह से इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है नीचे वाले थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स में। यानी ऊपर से नीचे जाने में जो है वो कम होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय क्या होता है कि बढ़ जाती है, सिर्फ बढ़ जाती है। ठीक है, बट अब इसमें भी थोड़ी एक बात इस तरह से है कि वो ऐसा होता है। देखिए मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। इसके बाद आर्सेनिक आएगा, इसके बाद जो आएगा वो एंटीमनी। देखिए मैं यहाँ पे अलग चीज लिख रहा हूँ, इसको ये अलग है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? ट्रेंड लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेंड लिख रहा हूँ। देखिए असल में क्या होता है कि इनकी जो होती है ना, जो साइज जो होती है वो बहुत ही छोटी हो जाती है, छोटी होती है। ठीक है, ज्यादा छोटी साइज होने की वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी लगने लगता है, क्योंकि यार सब छोटे से इट्टू से में आके सब सिमट जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से और डालते हैं, अट्रैक्शन तो लगता है, एनर्जी रिलीज भी होती है, लेकिन कंपैरिजन में इन लोगों के कंपैरिजन में कम होती है। यानी इनकी ज्यादा होनी चाहिए थी, इनकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वगैरह सब कुछ लगने लगता है, क्योंकि इनका साइज जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इनकी जो एनर्जी जो होती है वो फास्फोरस से भी कम होती है, आर्सेनिक से भी कम होती है, एंटीमनी से भी कम होती है। मतलब इस तरह से होती है। देखिए नाइट्रोजन की इतनी नीचे आ जाती है, जरा आप ध्यान दीजिए, समझ में आया आपके? ठीक है, आर्सेनिक की ज्यादा होती है, फिर एंटीमनी की, फिर फास्फोरस और देन नाइट्रोजन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह का वो 15 ग्रुप में ट्रेंड देखने को मिलता है। सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है इसमें। सल्फर से कम होती है सेलेनियम की, फिर होती है टेलिरियम की और फिर होती है ऑक्सीजन की। इतना ज्यादा जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है। आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए जरा ट्रेंड। ये जो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी का ट्रेंड कुछ ऐसा हो जाता है। और इनमें जो है ट्रेंड में चेंज ज्यादा नहीं होता। असल में क्या होता है कि ये जो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाहत भी इनकी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू इन लोगों में। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्लोरीन यहाँ पे लाई करता है, तो इनका ट्रेंड जो होता है वो बस इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, बाकी का सेम रहता है। लेकिन इसमें तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे नीचे चला जाता है, फिर उसके ऊपर फॉस्फोरस आ जाता है, फिर एंटीमनी आ जाता है, फिर आर्सेनिक आ जाता है। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सबसे नीचे चला जाता है, टेलीरियम, फिर सेलेनियम और फिर सल्फर। ठीक है, ऐसा ट्रेंड ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से और साइज छोटा होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगने लगते हैं। यानी इसकी वजह से थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी रिलीज होनी चाहिए एनर्जी उतनी ना होके उससे कम होती है। तो कम होने की वजह से ट्रेंड कुछ ऐसा आ जाता है। और जैसे ही हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं, ये वाला इफेक्ट जो होता है वो कम होता दिख जाता है। यहाँ पे सारा का सारा सेम है, बस ऑक्सीजन को यहाँ होना चाहिए था, वो लास्ट में चला जाता है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे जो सिर्फ दोनों के बीच में ही एक्सचेंज होने लगता है। क्यों ऐसा सब क्यों होता है? इसकी वजह बस यही है कि जो है इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है। इस वजह से इनमें जो है वो इफेक्ट धीरे 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 15 ग्रुप से 17 ग्रुप में जाते जाते ये इफेक्ट थोड़ा सा कम होने लगता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। आगे मैं आपको छोटी सी बात एक तो और पढ़ा देता हूँ। देखिए, थ्री डी सीरीज में, थ्री डी सीरीज का भी इसमें से पूछा जा सकता है। थ्री डी सीरीज का भी एक ऑर्डर है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। थ्री डी सीरीज जो होती है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसमें से जरा देखिएगा कि स्कैंडियम जो है, मैग्नीशियम जो है और जिंक जो है, स्कैंडियम में बिल्कुल ही, आप देखिए जरा स्कैंडियम में बिल्कुल ही कम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है लेने की टेंडेंसी बिल्कुल भी ना के बराबर है। फिर जो है मैग्नीशियम है, बिल्कुल ही हाफ फिल्ड है, सारा का सारा बिल्कुल हाफ फिल्ड है। ठीक है, और जो है जिंक है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन लेने की कोई भी चाहत बिल्कुल जीरो के बराबर है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोई चाहत ही नहीं है इनमें। यानी बाकियों के कंपैरिजन में इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होने वाली है वो कम होने वाली है। तो जो भी बचे हैं उनमें तो हमें जैसे कि पता है वही ऑर्डर फॉलो होने वाला है। जैसे ही हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन साइड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती जाती है। बस इसको एक निकाल लो, इसको निकाल लो और इसको निकाल लो। अरे भाई ये क्या हो गया? निकालने में सब कुछ निकल गया क्या? अरे यार, देखिए, और जो है वो ये तो शो एंड हो जा रहा है यहाँ पे। यानी जिंक, जिंक जो है शो में एक सेकेंड ना, मैं स्लाइड एंड कर देता हूँ जरा, यहाँ पे थोड़ी ऐड कर देता हूँ स्लाइड को, और मैं फिर से यहाँ पे ये चीज आपको पढ़ा देता हूँ। क्या हो रहा है यार? हाँ, थोड़ी सी स्लाइड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी न्यू स्लाइड में कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये बातें
बोरिंग सी नहीं लग रही होगी पढ़ने में। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। बस थोड़ी सी बातें हैं, बस फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं, क्योंकि काफी वक्त भी हो गया है, 2 घंटे की क्लास होने को आई है। ठीक है, तो हम ये ट्रेंड देख रहे थे भाई कि जो स्कैंडियम जो है और इनका स्कैंडियम है, मैग्नीशियम है और जिंक, इन तीनों का जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल जीरो के बराबर, यानी मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने की चाहत बिल्कुल नहीं, धक्के मार के लगा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इनकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो पूरा ऑर्डर था पूरी सीरीज में, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकियों से बिल्कुल कम होने वाला है। तो इनमें से पूरा देखो ये हो गया, मैं पूरा लिख देता हूँ। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनको मैंगनीज और इन तीनों को जरा निकाल दो, तो बाकी जो रह गए उनमें तो सिमिलर सेम ऑर्डर ही, उनमें उनमें जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जरा यहाँ पे देख लीजिए आप। टाइटेनियम के बाद आयरन, फिर क्रोमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकल और फिर कॉपर। ठीक है, और जो है इन तीनों का तो इनसे भी कम आने वाला है, स्कैंडियम, मैग्नीशियम और जिंक। इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर मिला नहीं है, हालांकि इनमें मिला था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये 3D ब्लॉक सीरीज का इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रहने वाला है। अब और एक बात और हम सीख लेते हैं यहाँ पे जो है, इसके बाद हम क्लास थोड़ी सी ओवर तरफ बढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बस देख लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में, जरा हम ये चीजें देख लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज हमारा काफी हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। फिर आप परेशान होने लग जाओगे यार, फिर आप लोग परेशान होने लग जाओगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। और थोड़ा पढ़ा देता हूँ मैं आपको, यहाँ तक हम पढ़े थे। बस एक आखिरी पेज पढ़ लेते हैं, ताकि क्या है कि आपका सिलेबस जो प्रॉपर ऑर्डर में चलता चले। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है इसको जरा हम देख लेते हैं। F2 Cl2 Br2 और I2, अगर इस तरह से हमें बता दिया जाए तो देखिए जरा, यहाँ पे 2p2p, यहाँ पे 3p3p, यहाँ पे 4p4p और यहाँ पे 5p5p का ओवरलैप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें पता है जैसे कि ओवरलैपिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल का नंबर का होता है, और दूसरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जियोमेट्रिकल इफेक्ट होता है। यानी फिर उसमें आ गया डायरेक्शन और डिफ्यूजन, डायरेक्शन आ गया और डिफ्यूजन आ गया। अब जरा देखिए, ओवरलैपिंग जो होती है ना, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है, अच्छी वाली ओवरलैपिंग जो होती है वो इसमें होती है। फिर जैसे हम यहाँ जा रहे हैं तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे शेल जो है ना वो बढ़ रहे हैं, और शेल बढ़ेंगे तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े जो उसके ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप करने आएंगे, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना वो डिफ्यूज हो जा रही होती है। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो है, सारे के सारे ऑर्बिटिंग ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स जो है वो पी पी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, यानी डायरेक्शन सेम है, लेकिन जैसे ही हम शेल बढ़ता है उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो शेल जो सब शेल में फैल जाती है। सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बड़ा होता है ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलने लगती है, यानी वो डिफ्यूज हो जाती है। और डिफ्यूज होने की वजह से जो जब वो ओवरलैप करता है, ठीक है, जब उसका ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग में इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीच में आती है, ठीक है, वो बहुत कम आने लगती है। यानी जितना मैं आपको ये बॉन्डिंग में भी समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है, जैसे ही हम साइज ऑर्बिटल्स का बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है वो
कम होने लगता है, क्योंकि साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन तो दो के एक फॉर्मेट में दो इलेक्ट्रॉन ही रहने वाले हैं, तो बस वो दो ही रहते हैं, तो काफी डिफ्यूज होने लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है। तो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली जो जैसे ही साइज बढ़ता है वो कम आने लगती है, ठीक है। और इस वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी कम होने लगती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होने की वजह से उनको कम एनर्जी देके ही उनको जो है वो डिसोशिएट किया जा सकता है। इस वजह से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये हमेशा आपको ये चीज जो है याद रखनी है, आपको हमेशा काम आएगी ये वाली चीज। कहीं भी आपको डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है, आपको बस ये चीज आपको देख लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है, ठीक है। तो उससे आप कंसेप्ट जो है वो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी के जो होंगे वो धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। F2 का जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इस वजह से क्या है, इसमें इस डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अब आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, इसके बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। क्या होने लगता है कि एफ जो है इसमें तो 2p का ओवरलैप है भाई, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट क्या होता है इसका साइज जो होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। और इसकी वजह से जो है एक तो साइज कम और ऊपर से तीन तीन लोन पेयर लेके बैठा है भैया और एक बॉन्ड पेयर, ठीक है, इसमें भी तीन तीन लोन पेयर। अब जरा देखिए रिपल्शन कितना बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग ना रहेगा, इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, कंपैरेटिवली जितनी एनर्जी हमने सोची थी उससे कम एनर्जी में ये टूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन की वजह से, एक तो साइज कम है और ये रिपल्शन लग रहा है, इसकी वजह से इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, उतनी ज्यादा नहीं रहती बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसकी वजह, इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा कम हो जाती है, तो इसका ऑर्डर हमें बताया गया है कि अब जो है देखो होना क्या चाहिए था, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, तो होना तो ये चाहिए था कि F2 सबसे ज्यादा हो, ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ये रिपल्शन की वजह से अब इसकी एनर्जी काफी कम हो जा रही है, तो कम होके वो यहाँ शिफ्ट ना करते हुए सीधा यहाँ शिफ्ट कर जाता है और ऑर्डर इनका हो जाता है Cl2 ग्रेटर देन Br2, उसके बाद F2 और फिर I2, इस तरह का उसका ऑर्डर रहता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यही चीज अगर हम कार्बन फैमिली में देखें, ये क्या हो गई, हेलोजन फैमिली में हो गई, ये बात हो गई हेलोजन फैमिली की। अगर ये चीज अगर हमें कार्बन फैमिली में बोल दी जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कार्बन फैमिली द ऑर्डर वाज प्रॉपर बिकॉज देयर वाज नो लोन पेयर एंड साइज आल्सो बिगर कंपैरेटिवली, यानी साइज कार्बन फैमिली की बड़ी थी एक तो, और उसमें ना तो उनमें लोन पेयर का रिपल्शन हो रहा है, तो कार्बन फैमिली में ये ऑर्डर बिल्कुल ही प्रॉपर देखा जाता है कि ऊपर से नीचे जाने में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, फिर नीचे जाते 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 एनर्जी जो है वो कम होने लगेगी, यानी कम एनर्जी देते हुए बढ़ेंगे, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बाद जरा देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए कि Cl2 है और F2 है, दोनों में जरा बता दीजिए, सेकेंड, Cl2 है और F2 है, दोनों में जरा आप बता दीजिए क्या हो रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होने वाला है और क्यों। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही होता है ना
जो खुद रिडक्शन करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिडक्शन करता है, यानी इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन खुद लेता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा जो है चाहत किसको रहेगी, Cl2 को हो जाएगी, क्योंकि उसमें ही एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज हो रही है। हमने देखा था कि Cl से ज्यादा Cl2 जो है वो इजीली, देखिए यहाँ पे Cl जो होने वाला है वो बिल्कुल इजीली F2 से ज्यादा, Cl2 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत जो होती है ना वो बढ़ जाती है। इन गैसियस मीडियम जो होता है ये चीज देखी जाती है कि Cl2 जो है वो F2 से ज्यादा हो जाता है। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डोमिनेट कर जाती है। क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन, क्लोरीन में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या उनको तोड़ने की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लेने की बात चल रही है, इसलिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात चलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात चलेगी। क्लोरीन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो ज्यादा एनर्जी को वो बाहर निकालता है, और ज्यादा एनर्जी निकालने की वजह से क्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है गैसियस मीडियम में। ये जरा ध्यान लगा के सुनिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो घबराना नहीं है, बस हमने पढ़ा है तो फोड़ देना है, ठीक है। तो जरा ध्यान लगाइएगा, गैसियस मीडियम में ये चीज होने वाली है। लेक्चर काफी बड़ा होता जा रहा है, फिर आप बोर होते जाएंगे। अगली बातें हम आज का जितना कवर करने का सोचा था वो कवर कर चुके हैं। अगली क्लास जो होगी वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की आखिरी क्लास होने वाली है, और अगली क्लास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लास के बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। इसी मंथ में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी निपटाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। अगली क्लास में थोड़ी और बातें जो है वो पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के इस खेले को पूरा समाप्त कर देंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ फिजिकल अकेडमी पे और बने रहिए, और जो है इसी तरह से क्लासेस को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।